नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे आपको लेकर चलेंगे जहां पर चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर उनकी पावन तिथि पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों की प्रति स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को याद किया। उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों की तरफ किस तरह से हमें चलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इस बारे में भी जिक्र किया है। और चलिए अब रुख करते हैं नेशन एट 9 की तरफ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले असम की। देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू होने के बाद पूर्वोत्तर राज्य असम को आज पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी। ये पूर्वोत्तर की पहली, पश्चिम बंगाल की तीसरी और देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। इससे असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों के यात्रियों को भी फायदा होगा। वहीं ये न्यू जलपाईगुड़ी से चलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। इससे पहले न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा के लिए एक वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। आपको बता दें कि इस महीने अब तक 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी जा चुकी है। तो चलिए बात अब मणिपुर की कर लेते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के दौरे पर मणिपुर जा रहे हैं, जहां पर वो हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में शांति बहाल करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए वो कई अहम बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। अपने दौरे से पहले अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही वादा किया है कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के संगठनों से भी मुलाकात करेंगे। मणिपुर में 3 मई से जातीय हिंसा लगातार जारी है। इसमें अब तक 75 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 40,000 से ज्यादा लोग पलायन भी कर चुके हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए केंद्र की सरकार ने यहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा राज्य में 31 मई तक इंटरनेट की सेवाओं पर भी बैन लगा दिया गया है। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 9 सालों में मोदी सरकार की सभी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव पर व्यापक चर्चा हुई। बीजेपी 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी। इसके तहत बीजेपी जनता से संपर्क करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करेगी। चलिए राजधानी दिल्ली की अब बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रविवार को नया पासपोर्ट अब मिल गया। स्थानीय अदालत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 2 दिन के बाद राहुल गांधी को सामान्य पासपोर्ट जारी किया है, जो 3 साल तक वैध रहेगा। इस पासपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल ने राजनयिक पासपोर्ट लौटा दिया था। उन्होंने कोर्ट से 10 वर्ष के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 साल के लिए इसे जारी किया था। दरअसल राहुल गांधी को सांसद के तौर पर अयोग्य करार दे दिया गया था। मानहानि केस में गुजरात कोर्ट ने उन्हें दोषी मानकर 2 साल की सजा भी सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी।
और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत और पायलट का झगड़ा सुलझ सकता है। सीएम गहलोत आज दिल्ली आकर आलाकमान से मुलाकात करेंगे और राज्यों की चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान हाउस के नए भवन का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और राज्य की कांग्रेस सरकार के भीतर घमासान मचा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक युद्ध छेड़ रखा है, जो पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। वहीं यूपी विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके 1 घंटे के बाद मतगणना की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। रात 9 बजे तक उपचुनाव के नतीजे सामने आ सकते हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास दोनों सीटें जीतने के लिए जहां विधायकों की ताकत है, वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को सत्ता पक्ष से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है। सपा के प्रत्याशियों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की है। बीजेपी से पद्म सिंह चौधरी, मानवेंद्र सिंह और सपा से रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल मैदान में दिखाई दिए हैं। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में अगले महीने होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस शामिल होगी। इसकी पुष्टि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया है, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। अधीर रंजन ने कहा कि एक बार विपक्ष एकजुट हो जाए तो पीएम मोदी को चुनाव में हराने का मौका मिल जाएगा। भारत की अन्य विपक्षी पार्टियों को हम पहले दिन से यही बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष में कुछ इससे सहमत हैं तो कुछ असहमत। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी कि जिन्हें बुलाना है बुला ले, अगर विपक्ष एकजुट होगा तो मोदी सत्ता में नहीं लौटेंगे। नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, अगर वह कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं तो कांग्रेस जाएगी। वहीं दिल्ली में आबकारी घोटाले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के केस में सिसोदिया की जमानत का मामला दिल्ली की हाईकोर्ट में चल रहा है। इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने सिसोदिया को शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से जेल में वो बंद है। दोनों ही मामलों को लेकर सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां हाईकोर्ट 2000 रुपए के नोट वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि 2000 रुपए के बैंक अब वापस लिया जाना मुद्रा प्रबंधन कार्य है और ये आर्थिक नीति का विषय है, जिसके बाद अदालत आज एक बार फिर 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा की। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलेंगे जहां पर यूपी के एमएलसी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी, 2 ये दिग्गज पार्टियां मैदान में, लेकिन सपा को उम्मीद है कि बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग यहां पर कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से जो क्रॉस वोटिंग होगी उसका फायदा सपा को हो सकता है, लेकिन सपा ने यह भी कहा है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज को आप सुनिए, उसके बाद आप वोट डालने के लिए पहुंचिए। लेकिन फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं जो कि अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले सबसे पहले योगी आदित्यनाथ चौधरी चरण सिंह को नमन करने के लिए पहुंचे और उसके बाद सीधे वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। एमएलसी के लिए ये उपचुनाव के तहत वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 9 बजे ये वोटिंग की प्रक्रिया, नहीं अब से कुछ देर पहले ही ये वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई और योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे। आपको ध्यान होगा सागर की जब निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी सुबह 7 बजे, सबसे पहले गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश कि सबसे पहले अगर आपको मतदान करना है उसके बाद ही आप जलपान कीजिए। तो बिल्कुल देखिए, अगर एक बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो या फिर आज एमएलसी के चुनाव का दिन हो,
अगर सबसे पहले वोट डालने पहुंच रहे हैं तो संदेश यही है कि और जो लोग अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो भी करें, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है। चाहे वो कोई भी चुनाव हो, कोई भी मतदान की प्रक्रिया हो, आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका अधिकार है। लोकतंत्र में आप अगर अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो योगी आदित्यनाथ ने वोट डाल दिया है। 2 सीटों पर उपचुनाव के तहत इस समय वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। लखनऊ से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे योगी आदित्यनाथ ने अभी मतदान किया है। तो चलिए फिर से बात करेंगे अन्य खबरों की। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई है। इसमें 9 लोग पहली बार विधायक बनकर आए, जबकि एक महिला भी विधायक के रूप में शामिल है। कर्नाटक कैबिनेट में अब 34 मंत्री हो चुके हैं। कैबिनेट विस्तार के साथ ही साथ विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वित्त, कैबिनेट अफेयर्स, पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और जो विभाग किसी अन्य को नहीं दिए गए उनका प्रभार अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को इरिगेशन, बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट का जिम्मा दिया गया है। गृह मंत्रालय डॉक्टर जी परमेश्वरा को सौंपा गया है। श्री रामलिंगा रेड्डी को ट्रांसपोर्ट विभाग दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चित्रपुर से विधायक प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज का जिम्मा सौंपा गया है। चलिए तो बात कर्नाटक की ही जारी रखते हैं, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पहलवानों का समर्थन करते हुए संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन की क्या जरूरत है, अगर वह विरोध कर रहे पहलवानों को न्याय नहीं दे सकते हैं। यह जानकर दुख हुआ कि न्याय मांगने वाले कुछ पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। हम भारतीयों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए पदक जीतकर हर भारतीय को गौरवान्वित किया है और हमें उन पर गर्व करना चाहिए। वहीं कर्नाटक में जहां पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पहलवानों का समर्थन करते हुए संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर देखिए हमला तो बोला है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। यह सर्वे 3 स्तरीय है। तीनों में से 2 सर्वे में जिन दावेदारों के नाम आएंगे उन्हें पैनल में जगह मिल सकती है। प्रत्याशी चयन में उन्हीं नामों पर मंथन किया जाएगा। तीनों रिपोर्ट मिलाकर ही पार्टी चुनाव का रोडमैप तैयार करेगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, इसलिए एक सीट पर प्रत्याशी का चयन महत्वपूर्ण है। लिहाजा चुनाव से करीब 1 वर्ष पूर्व पार्टी ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे टीम के सदस्य अपनी पहचान छिपाते हुए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाकर मौजूदा सांसद की छवि, क्षेत्र में उपस्थिति, जनता से व्यवहार को लेकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। प्रत्याशी बदलने पर चुनावी स्थिति, संभावित दावेदार, जातीय समीकरण का भी आकलन किया जा रहा है। तो चलिए यूपी की बात एक बार फिर से करते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण भी बताया। नया संसद भवन नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रतीक है। अपने ट्विटर हैंडल पर सीएम योगी ने लिखा कि नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक हमारे नए संसद भवन को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। आजादी के अमृतकाल में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ता है। ये राष्ट्रीय कार्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को और भी अधिक संवर्धित करेगा। और चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट करके घटना की निंदा की है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने संसद भवन की ओर कूच करने की कोशिश की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे चैंपियंस के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है वो बेहद शर्मनाक है।
लोकतंत्र सहिष्णुता में है, लेकिन निरंकुश ताकतें असहिष्णुता और विरोध को दबाने पर पनपती है। मैं पहलवानों के साथ खड़ी हूं। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने वीर सावरकर की जयंती पर उनका स्मरण करते हुए नमन किया। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में स्थापित वीर सावरकर की प्रतिमा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माल्यार्पण कर उन्हें प्रणाम किया। इस दौरान सीएम के साथ उनका मंत्रिमंडल भी वहां पर मौजूद था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित अनेक मंत्री नए संसद भवन परिसर में नए संसद भवन के लोकार्पण के लिए दिल्ली आए थे। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, जहां 5 लोकसभा सीटों पर केंद्र की परियोजनाओं को घर घर तक पहुंचाना बीजेपी का मुख्य एजेंडा है और इसी को लेकर बीजेपी अपने एक एक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। वहीं बिहार की बात अब करते हैं, जहां पर नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर अब जारी है। इसे लेकर बिहार के राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर विवादित फोटो पोस्ट किया और आरजेडी ने एक ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तुलना करते हुए ये लिखा कि बता दें कि आरजेडी का ये ट्वीट ऐसे समय आया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का उद्घाटन किया है। वहीं संसद के नए भवन के उद्घाटन पर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया था। आरजेडी भी बहिष्कार करने वाली पार्टियों में शामिल थे। वहीं इस पोस्ट के आने के बाद बीजेपी के नेता आरजेडी पर अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं। और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। दूसरी ओर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस घटना के बाद एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी तीखी टिप्पणी की है। सुप्रिया सुले ने ट्वीट करते हुए कहा कि ओलंपिक विजेताओं के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार से मैं बहुत निराश हूं। साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट के साथ जो दुर्व्यवहार हुए वो निंदनीय है। क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदर्शनकारियों को मारने की इजाजत दी? केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया सुले ने सवाल पूछा, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन एथलीटों ने खेलों के माध्यम से अपने देश का सम्मान किया, उन्हें सम्मान बढ़ाया है, उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जीत के बाद जिन खिलाड़ियों को सभी ने सम्मानित किया, क्या वे अचानक खलनायक बन गए जो न्याय की मांग कर रहे हैं? और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। पिछले 2 महीनों में 3 चीता शावकों सहित 6 चीतों की मौत के मामले में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। इस दौरान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए चीतों के बारे में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि केएमपी में जन्मे 4 चीता शावकों में से 3 शावकों की मौत 23 मई को हुई, जबकि नामीबिया से लाए गए चीतों में से एक की 27 मार्च को गुर्दे की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते उदय की 13 अप्रैल को मौत हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता दक्षा ने इस साल 9 मई को दम तोड़ दिया था। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने रविवार की सुबह 7:12 पर नेविगेशन सैटेलाइट को लेकर जा रहे GSLV रॉकेट के लॉन्च के लिए उल्टी गिनती अब शुरू कर दी है। ये काउंटडाउन 27.5 घंटे का है। इसरो इस लॉन्च के जरिए दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट की सीरीज को लॉन्च कर रही है। सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से इसे 10:42 पर छोड़ा जाएगा। इससे भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम NAVIC की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। NAVIC GPS की तरह ही काम करता है। ये भारत में और इसके 1500 किलोमीटर इर्द गिर्द के दायरे में सटीक रियल टाइम नेविगेशन सुनिश्चित करता है। NAVIC के सिग्नल इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे 20 मीटर तक के दायरे में यूजर की सटीक पोजीशन भी बता सकता है। और चलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के 16 जिलों में मौसम को लेकर चंडीगढ़ IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो तूफान की श्रेणी में आती हैं। साथ ही
गरज चमक के साथ बारिश होगी। विभाग की ओर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। राज्य के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में आने वाले 6 जिलों में भी हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसको देखते हुए विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से 30 मई को उत्तर हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में बारिश की संभावना जताई। वहीं अब राजधानी की बात करें तो जहां पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देर रात झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है, जिससे मौसम देखिए सुहावना बन गया। वहीं कुछ इलाकों में शाम और रात को 30 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।